राजकुमार आदित्य घने जंगल में भटक रहा था कि तभी उसके कानों में किसी व्यक्ति का कराहट भरा स्वर टकराया। आह! 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 राजकुमार आदित्य चौंकते हुए कहता है, ये क्या? इस जंगल में ये कराहा कौन रहा है? हाँ, इसका मतलब मेरे अलावा यहाँ कोई और भी है। तभी उसकी नजर एक घने पेड़ के नीचे एक घायल व्यक्ति पर पड़ी। राजकुमार आदित्य घोड़े से उतरकर तुरंत उस व्यक्ति के पास आकर बोला, कौन हो तुम और तुम्हें घायल किसने किया? मैं एक जादूगर हूँ। मैं तुम्हें एक रहस्य बताना चाहता हूँ। तुम्हारा उस रहस्य को जानना बहुत जरूरी है, राजकुमार आदित्य। मैंने तो तुम्हें अपने राज्य में कभी नहीं देखा, तो तुम मुझे कैसे जानते हो? राजकुमार, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। आप कान मेरे होठों के नजदीक लाइए। मैं उठकर बैठ नहीं सकता। राजकुमार आदित्य अपने कान उस जादूगर के होठों के नजदीक ले गया। जादूगर अपने होठों से बहुत ही आहिस्ता से राजकुमार आदित्य को कुछ बताने लगा। राजकुमार आदित्य की आंखें फैलने लगी। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। जो मैंने तुम्हें बताया है, तुम्हें वही करना होगा। मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कैसे कर लूं? तुम्हें करना ही होगा राजकुमार। जब तुम्हारे अंदर भविष्य देखने की क्षमता आ जाएगी, तब तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास हो जाएगा। लेकिन जो तुम मुझे बता रहे हो, अगर मैंने ठीक वैसा ही किया तो मैं अपने पिता की नजरों में ही गलत साबित हो जाऊंगा। मैं इस मामले को अपनी तरह से सुलझा सकता हूँ। नहीं राजकुमार, नहीं। जिस शत्रु का नाम मैंने तुम्हें बताया है, उस शत्रु को तुम केवल एक खास मौके पर ही मार सकते हो, और तुम्हें उस खास मौके का वर्षों इंतजार करना होगा। तुम्हें धैर्य से काम लेना होगा। इतना बोलकर जादूगर मर गया। उसके मरते ही राजकुमार आदित्य की आंखों का रंग गहरे हरे रंग का हो गया और कुछ देर बाद सब सामान्य हो गया। राजकुमार आदित्य तुरंत अपने घोड़े पर बैठकर अपने महल में आ गया। महल के बाहर मंत्री चतुर सिंह राजकुमार आदित्य को अकेले देखकर बुरी तरह से चौंकता हुआ बोला, राजकुमार आदित्य, मैं आपका कब से इंतजार कर रहा था। आपको शिकार से लौटते हुए इतनी देर कैसे हो गई? मैं शिकार को तलाशते तलाशते जंगल के काफी अंदर तक निकल गया था, इसीलिए आने में देर हो गई। चलिए, अब मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। इतना बोलकर राजकुमार आदित्य अपने कक्ष में चला गया। कक्ष में जाते ही राजकुमार आदित्य को नींद आ गई। अगली सुबह राजकुमार आदित्य चौंकते हुए उठकर बैठ गया। हाँ, ये तो बहुत ही भयानक सपना था। हाँ, इसका मतलब उस जादूगर ने मेरे कान में जो कहा था वो बिल्कुल सच था। मुझे वास्तव में भविष्य दिखाई देने लगा है। मुझे तुरंत अपनी प्रजा के पास जाना होगा। राजकुमार आदित्य तुरंत घोड़े पर बैठकर अपने बगीचे तक पहुंचा ही था कि तभी वहां पर उसे मंत्री चतुर सिंह मिल गया। राजकुमार आदित्य, इतनी सुबह सुबह आप कहाँ जा रहे हैं? मंत्री जी, मुझे इसी वक्त अपने राज्य के किसानों से मिलना है। लेकिन उससे पहले तो आपको अपने पिताजी से मिलना होगा। आपके पिताजी ने आपको याद किया है राजकुमार, और मैं आपको उठाने के लिए आपके कक्ष में गया था, परंतु आज तो आप जल्दी उठ गए। मैं अपने पिताजी से बाद में मिलूंगा मंत्री चतुर सिंह। पहले मुझे अपनी प्रजा के किसानों से मिलना है। ठीक है, तो मैं भी आपके साथ चलता हूँ। कुछ देर में राजा राजकुमार आदित्य अपने मंत्री चतुर सिंह के साथ एक खेत में खड़ा हुआ था। राजकुमार आदित्य को खेत में देखकर वहां मौजूद सभी किसान चौंक पड़े। एक किसान हाथ जोड़ता हुआ राजकुमार से बोला, हमारे तो भाग्य ही खुल गए।
जो हमारे खेत में राजकुमार आदित्य स्वयं आकर पधारे हैं। कहिए महाराज, हम लोग क्या सेवा करें? तुम लोग क्या कर रहे हो? ये बीज बोने का मौसम होता है राजकुमार। हम सब बीज बोने की तैयारी कर रहे हैं। बीज बोने के कुछ महीनों के बाद यहाँ पर फसल लहलहा उठेगी। नहीं, तुम बीज नहीं बोओगे, बल्कि इस महीने कोई भी किसान अपने खेत में बीज नहीं बोएगा। ये सुनकर वो किसान बुरी तरह से चौंकता हुआ बोला, ये आप क्या कह रहे हैं राजकुमार आदित्य? अगर किसान बीज नहीं बोएगा तो फिर अनाज कैसे उगेगा? और अगर अनाज नहीं उगेगा तो प्रजा भूखी मर जाएगी राजकुमार, व्यापार ठप हो जाएगा। मैंने तुमसे तुम्हारी राय नहीं मांगी है, मैं सिर्फ तुम्हें आदेश दे रहा हूं, बल्कि तुम सबको आदेश दे रहा हूं। तुम सबके पास जितना भी अनाज इस समय मौजूद है, कुछ महीने तुम्हें उसी अनाज से काम चलाना होगा, और ये राजकुमार का आदेश है। तभी मंत्री चतुर सिंह बोला, लेकिन राजकुमार, शायद आप भूल गए हैं कि अभी आप राजकुमार हैं, राजा नहीं। ये आदेश देने का अधिकार तो केवल महाराज को ही है। मंत्री चतुर सिंह, आप भी भूल रहे हैं कि मैं महाराज का पुत्र हूं और कुछ समय के बाद इस राज्य का महाराज घोषित होने वाला हूं। तो अभी से ही मेरे आदेशों का पालन करना शुरू कर दीजिए। इतना बोलकर राजकुमार आदित्य वहाँ से चला गया। कुछ ही देर में सारे राज्य में हंगामा हो गया कि राजकुमार आदित्य ने इस महीने फसल उगाने को मना कर दी है। भीमा किसान इसी चिंता में अपने घर पर बैठा हुआ था कि तभी उसकी पत्नी विमला उससे बोली, आप क्यों चिंता करते हैं? राजकुमार आदित्य अभी इस राज्य के महाराज नहीं हैं, जो उनका आदेश माना जाएगा। लेकिन अगर हमने उनका आदेश नहीं माना विमला, तो आगे जाकर तो हमें ही समस्याएं होंगी ना। अरे भाई, कल को महाराज तो उन्हीं को बनना है। ये बड़ा धर्म संकट है। कल को राजा बनने के बाद राजकुमार आदित्य प्रजा को आदेश देगा कि उसकी प्रजा में कोई भी इंसान अब से कुछ खाएगा पिएगा नहीं। तो क्या तुम सब आंखें बंद करके मान लोगे? अरे, जो आदेश मानने के लायक है वही आदेश तो मानोगे ना। मैं कहती हूँ, जाओ, जाकर खेत में बीज बोने की तैयारी करो। मैं महाराज से जाकर स्वयं बात करूंगी। महाराज विक्रम बहुत दयालु है, वो इस बात को जरूर समझेंगे। इधर राजा विक्रम राजकुमार आदित्य का आदेश सुनकर महल में गुस्से से राजकुमार आदित्य से बोला, ये मैं क्या सुन रहा हूँ राजकुमार? मंत्री चतुर सिंह ने मुझे बताया कि तुमने प्रजा को कैसे बेतुका आदेश दिया है। क्या है ये सब? पिताजी, आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, परंतु सत्य यही है कि मुझ में भविष्य देखने की क्षमता आ गई है और मैंने भविष्य देखा है कि कुछ समय बाद अपने राज्य में भयंकर वर्षा होगी और बाढ़ आ जाएगी। मैंने किसानों को मेहनत करने से केवल इस वजह से रोका है। अगर वो बीज बो देते और मेहनत से फसल उगा लेते तो बाढ़ का पानी उनकी सारी फसल बर्बाद कर देता। ये सुनकर राजा विक्रम राजकुमार आदित्य को बहुत गौर से देखता हुआ बोला, अच्छा, और तुम में ये भविष्य देखने की क्षमता कब से आ गई है? वो मैं आपको नहीं बता सकता पिताजी। मुझे तुम्हारी बचकानी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है राजकुमार। तुम्हारा आदेश आधी प्रजा ने माना है और आधी प्रजा ने नहीं माना है, और जिन्होंने नहीं माना है मैंने उन्हें मानने पर विवश नहीं किया है, क्योंकि मैंने तुम्हें अभी तक राजा घोषित नहीं किया है। राजकुमार आदित्य का आदेश केवल आधी प्रजा ने ही माना। कुछ समय बाद राज्य में भारी वर्षा प्रारंभ हो गई और देखते ही देखते वर्षा ने बाढ़ का विकराल रूप धारण कर लिया। जितने भी लोगों ने राजकुमार आदित्य की बात नहीं मानी थी, उन सब की खेती नष्ट हो गई। ये देखकर भीमा गुस्से से अपनी पत्नी से बोला, मेरी ही मती मारी गई थी जो मैंने तुम्हारी बात मान ली। अरे, मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। क्या करूं मैं? मुझे क्या पता था राजकुमार ने जो कहा है सच कहा है। इसका मतलब राजकुमार के अंदर जादुई शक्तियां हैं, वो भविष्य देख सकते हैं। तुमने सही कहा। अब आगे से राजकुमार जो भी कहेंगे हम वही करेंगे। राजकुमार आदित्य एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी उसके पिता राजा विक्रम वहां पहुंचकर बोला,
तुमने बिल्कुल सही कहा था राजकुमार। बाढ़ के पानी ने उन किसानों की खेती नष्ट कर दी जिन्होंने मेहनत से फसल उगाई थी। चलो अब ये बताओ कि आखिरकार तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? पिताजी, ये सब कुछ मैंने स्वप्न में देखा था। अब आप राज्य में आदेश दे दीजिए कि जिन किसानों ने मेरे आदेश पर बीज नहीं बोए थे वो अब बो सकते हैं। अब हमारे राज्य की फसल पहले से ज्यादा अच्छी होगी। पूरे राज्य में हरियाली ही हरियाली होगी। शायद भगवान तुम्हारे स्वप्न के जरिए मेरी और मेरी प्रजा की मदद कर रहे हैं, लेकिन मैं अब भी नहीं मानता कि अब मैं कैसे कहूं बेटा कि तुम में भविष्य देखने की क्षमता आ गई है। यह बिल्कुल असंभव सा लगता है, लेकिन तुमने जैसा कहा मैं वैसा ही आदेश जारी कर दूंगा। लेकिन हां, अभी तुम्हें एक जगह जाना होगा। अब कौन सी जगह पिताजी? तुम्हें अभी इसी समय वीरगढ़ के जंगल में जाना होगा और राजकुमारी सुलेखा से मिलना होगा। मैंने तुम्हारा विवाह राजकुमारी सुलेखा से तय कर दिया है। वो अपने पिता की इकलौती पुत्री है। विवाह के बाद वो राज्य भी हमारे हाथ आ जाएगा। राजा विक्रम की बात सुनकर राजकुमार आदित्य जंगलों की ओर चल पड़ा। कुछ ही समय में एक घने वृक्ष के नीचे खड़ा हुआ था, जहाँ पर राजकुमारी सुलेखा अपने राज्य के सैनिकों के साथ खड़ी थी। राजकुमारी मुस्कुराती हुई राजकुमार से बोली, तुम्हारी वीरता के बारे में तो मैंने सुन ही रखा था और तुम देखने में भी काफी सुंदर हो। सुंदर तो आप भी हैं राजकुमारी, परंतु यहां पर मैं आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करने के लिए आया हूं। कैसी बात? राजकुमारी, मैं आपसे कैसे कहूं, देखिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि मैं विवाह अपने राज्य के किसी आम कन्या से ही करूंगा। ये आपने सही कार्य किया राजकुमार, जो मुझे बता दिया। विवाह उसी के साथ करना चाहिए जिसके साथ आप करना चाहते हो। इतना बोलकर राजकुमारी सुलेखा अपने सैनिकों के साथ वहां से चली गई। राजकुमार आदित्य अपने महल की ओर चल दिया कि तभी उसकी आंखों का रंग हरा हो गया और एक ही पल में सामान्य हो गया। अचानक राजकुमार को एक बूढ़ी औरत दिखाई पड़ी, जो कि अपने सर पर लकड़ियों का भारी गट्ठर रखे हुए थी। राजकुमार आदित्य तुरंत घोड़े से उतरकर उस बूढ़ी औरत से बोला, लाइए 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 लाइए, इस भारी गट्ठर को मैं आपके घर तक पहुंचा देता हूं। छोड़िए, आप लाइए, मुझे दीजिए। ये आप क्या कह रहे हैं राजकुमार? आप राजकुमार हैं। राजकुमार हूं, इसीलिए तो कह रहा हूं। राजकुमार और राजाओं का कर्तव्य होता है प्रजा की मदद करना। लाइए लाइए। इतना बोलकर राजकुमार आदित्य ने लकड़ी का गट्ठर उठा लिया। वो बूढ़ी औरत राजकुमार आदित्य को झोपड़ी के अंदर ले गई और बोली, राजकुमार, इन लकड़ियों को तो यहीं पर रख दो। तभी राजकुमार की नजर एक सुंदर कन्या पर पड़ी, जो कि झोपड़ी के अंदर बैठी हुई थी। अब अम्मा जी, क्या ये आपकी पुत्री है? हाँ राजकुमार आदित्य, इसका नाम कुसुम है। ये मेरी पुत्री है। कुछ समय पहले मेरे पति इस संसार को छोड़कर चले गए। तब से हम माँ बेटी इसी जंगल में झोपड़ी बनाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मैं आपसे कैसे कहूँ, लेकिन मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं राजकुमार? हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मैं आपकी पुत्री से इसी समय विवाह करूंगा, अगर आपकी सहमति हो तो ही। मुझे इससे बढ़कर और क्या चाहिए कि मेरी पुत्री किसी राजकुमार की पत्नी बनकर राजमहल की शोभा बढ़ाए। राजकुमार आदित्य ने उसी समय कुसुम की मांग में सिंदूर भर दी और उसे अपने साथ राजमहल ले गया। राजकुमार आदित्य को एक आम लड़की के साथ देखकर राजा विक्रम गुस्से से बोला, वहीं रुक जाओ राजकुमार आदित्य, इससे आगे एक कदम भी मत बढ़ाना। पिताजी, ये आपकी बहू और मेरी पत्नी है। मैंने इससे विवाह कर लिया है। बकवास बंद करो राजकुमार आदित्य। मैंने तुम्हें राजकुमारी सुलेखा से मिलने के लिए भेजा, परंतु तुम उसे ठुकराए और तो और तुम इस साधारण लड़की को बहू बनाकर यहाँ ले आए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ पिताजी, मैंने अपना भविष्य देखा है। मेरा भविष्य इसी लड़की के साथ है और
इसी लड़की से मेरा एक पुत्र जन्म लेगा। अब मुझे मंत्री चतुर सिंह की बातों पर पूरी तरह से विश्वास हो गया है कि तुम एक अयोग्य राजकुमार हो। अगर तुम्हें राजमहल में प्रवेश करना है तो इस लड़की को तुम्हें छोड़ना होगा, राजकुमार आदित्य, समझे? पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए, किंतु मैं अपनी पत्नी को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। ठीक है, तो फैसला हो गया। तुम अब महल के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। जब भी तुम्हारा इस लड़की को त्यागने का मन आ जाए तो यहां चले आना। अगर तुम नहीं आए तो मैं मंत्री चतुर सिंह के पुत्र अशोक को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दूंगा। चले जाओ यहां से। राजकुमार आदित्य अपनी पत्नी को लेकर राजमहल से चला गया और झोपड़ी में रहकर अपना जीवन व्यतीत करने लगा। ऐसे ही 12 वर्ष बीत गए। राजकुमार आदित्य का पुत्र 10 वर्ष का हो चुका था। एक दिन मंत्री चतुर सिंह राजा विक्रम से बोले, महाराज, मुझे नहीं लगता कि राजकुमार आदित्य अब कभी वापस आएंगे। आपने कहा था कि अगर वो वापस नहीं आए तो आप मेरे पुत्र अशोक को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देंगे। क्या तुम पागल हो गए हो मंत्री चतुर सिंह? मैंने तो राजकुमार आदित्य को डराने के लिए ऐसा कहा था। सचमुच में करूंगा ऐसा नहीं था। महाराज, मैं भी तो यही कहना चाह रहा हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। महाराज, आप सारे राज्य में ऐलान करवा दीजिए कि आप कल मेरे पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित कर देंगे और आप अपने पुत्र राजकुमार आदित्य को एक मौका देना चाहते हैं कि वो अपनी पत्नी को छोड़कर महल में आ जाए। बस देखिए, मुझे विश्वास है कि यह खबर सुनते ही राजकुमार आदित्य तुरंत चले आएंगे। तुम बिल्कुल सही कहते हो। ठीक है, जाओ, ऐसा ही ऐलान करवा दो। मंत्री चतुर सिंह ने ऐसा ही किया। ये खबर लगते ही राजकुमार आदित्य की पत्नी कुसुम विचलित होती हुई अपने पति से बोली, आप क्यों मेरी वजह से अपना राजकीय जीवन तबाह कर रहे हैं? अगर आप महल में नहीं गए तो आपके पिता अपना उत्तराधिकारी किसी और को घोषित कर देंगे। अपनी पत्नी की बात सुनकर राजकुमार आदित्य रहस्यमयी अंदाज में अपनी पत्नी की ओर देखकर बोला, हाँ, समय आ गया है कुसुम अब राजमहल जाने का। मैं अपने पुत्र जय को लेकर राजमहल जाऊंगा। अगले दिन राजकुमार आदित्य अपने 10 वर्षीय पुत्र जय को लेकर राजमहल के अंदर प्रवेश कर गया। महल के अंदर राजा विक्रम, मंत्री चतुर सिंह, अशोक साथ बैठा हुआ था। अपने पुत्र को देखकर राजा विक्रम हंसते हुए बोला, तुम्हारे हाथ में ये बच्चा कौन है? ये मेरा पुत्र है पिताजी। मुझे तुम्हारे पुत्र से कोई एतराज नहीं है। तभी मंत्री चतुर सिंह ने एक सेब उठाकर राजा विक्रम को पकड़ाते हुए बोला, राजकुमार आदित्य महल वापस आ गए हैं महाराज। इसी खुशी में आप ये सेब खाइए। ये मैंने आपके लिए पहाड़ी इलाके से मंगवाया है। राजा विक्रम वो सेब खाने ही वाला था कि तभी राजकुमार आदित्य अपने पिता से बोला, पिताजी, इस सेब को बिल्कुल मत खाइएगा क्योंकि इस सेब में जहर है। ये मंत्री चतुर सिंह आपको मारना चाहता है। ये सुनकर राजा विक्रम पूरी तरह से चौंकता हुआ बोला, ये क्या कह रहे हो तुम? अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप इस सेब को मंत्री चतुर सिंह को खाने को कहिए या उनके पुत्र को खाने को कहिए, फिर देखिए आप। तभी मंत्री चतुर सिंह ने अपनी तलवार निकाल ली और राजा विक्रम के ऊपर तान दी। अबे मूर्ख राजा, वैसे भी तूने सारे राज्य में ऐलान तो करवा ही दिया है कि तू मेरे पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित कर रहा है, इसीलिए तुझे तो किसी भी कीमत पर मरना ही था। फिर वो इस जहर भरे सेब से मरे या मेरी तलवार से। कब से मैं इसी दिन की तो प्रतीक्षा कर रहा था। क्यों? मंत्री चतुर सिंह, आप ये क्या कर रहे हैं? तभी मंत्री चतुर सिंह के पुत्र अशोक ने भी अपनी तलवार निकाल ली। राजा विक्रम ने तुरंत स्थिति को भांपते हुए अपनी तलवार निकालकर मंत्री चतुर सिंह पर वार कर दिया, मगर मंत्री चतुर सिंह को कुछ भी नहीं हुआ। ये कैसे संभव हो सकता है? तलवार के इस तरह के वार से तो कोई भी इंसान मर सकता है, फिर तुम्हें कुछ क्यों नहीं हुआ? पिताजी, आप इस तलवार से इसे कितना भी मारने का प्रयास कर लें, ये नहीं मरेगा, क्योंकि इसके पास जादूगर की कुछ जादुई शक्तियां हैं।
इसे केवल एक ही इंसान मार सकता है और वो है मेरा पुत्र राजकुमार जय, जो कि एक जादुई राजकुमार है। तभी 10 वर्षीय राजकुमार जय की आंखों से आग निकलने लगी। कुछ ही पलों में मंत्री चतुर सिंह और उसका पुत्र अशोक जलकर राख हो गए। राजा विक्रम आश्चर्य से अपने पुत्र से बोला, इन सब का क्या रहस्य है राजकुमार आदित्य? पिताजी, वर्षों पहले आपको याद होगा कि मैं शिकार पर गया था। हाँ, मुझे याद है। और वो शिकार से लौटने के बाद ही तुम अजीबोगरीब बातें करने लगे थे, जैसे हाँ, वो भविष्य देखने की बातें। सही कहा पिताजी। मुझे जंगल में एक जादूगर मिला जो कि घायल अवस्था में था। उसने मुझे बताया कि उसे घायल किसी और ने नहीं बल्कि मंत्री चतुर सिंह ने किया था। क्या? अब मतलब मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। पिताजी, मंत्री चतुर सिंह आपको और मुझे मारकर इस राज्य को हथियाना चाहता था, मगर इस राज्य को छीनना मंत्री चतुर सिंह के लिए आसान नहीं था। इसीलिए उसने उस जादूगर का सहारा लिया और उस जादूगर को अपनी बातों में लेकर उसकी शक्तियां प्राप्त करने लगा। फिर कुछ समय बाद जादूगर को शक हो गया कि मंत्री चतुर सिंह उसे धोखा देगा। इसीलिए वो इस रहस्य को बताने के लिए और आपसे मिलने के लिए इस राज्य की ओर आ रहा था। मगर मंत्री चतुर सिंह को इस बात की भनक लग गई। उसने जादूगर को बुरी तरह से घायल कर दिया और वो समझा कि जादूगर मर गया। मंत्री चतुर सिंह जादूगर को घायल अवस्था में छोड़कर चला गया। लेकिन तभी इत्तेफाक से मैं वहां पहुंच गया। जादूगर ने मुझे इस रहस्य के बारे में बता दिया, लेकिन साथ ही साथ उसने मुझे यह भी कहा कि वो मुझे अपनी जादुई शक्तियां देना चाहता है, जिससे कि मेरे अंदर भविष्य देखने की क्षमता आ जाएगी। लेकिन सारी की सारी जादुई शक्तियां मेरे पुत्र के अंदर आएंगी, जो जादूगर के पास थी। अच्छा, अगर ऐसी बात थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुमने इतने वर्ष गरीबी में क्यों काटे? मैंने ऐसा जादूगर के कहने पर ही किया था पिताजी। उसने मुझसे कहा था कि उसने मेरा भविष्य देखा है। अगर मैं आपको उस समय सारे रहस्य बताता तो आप विश्वास नहीं करते, और अगर कर भी लेते तो मंत्री चतुर सिंह को मार नहीं पाते, क्योंकि उसके अंदर भी जादुई शक्तियां थीं। उसे केवल मेरा पुत्र ही मार सकता था। जब मैं पहली बार राजकुमारी सुलेखा से मिला तो मुझे ज्ञात हो गया कि वो मेरा भविष्य नहीं है। कुछ देर बाद मेरी मुलाकात एक बूढ़ी औरत से हुई और अचानक से मेरी आंखें हरी हो गईं और मुझे भविष्य के रूप में अपनी पत्नी कुसुम दिखाई दी और मैंने उससे विवाह कर लिया। राजा विक्रम की समझ में सारा रहस्य आ चुका था। उसने उसी दिन राजकुमार आदित्य की पत्नी कुसुम को राजमहल बुलवाकर अपनी बहू का दर्जा दे दिया और सब खुशी खुशी रहने लगे।